नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन के क्वेश्चन आंसर्स। पहले हमने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशन। व्हाट वर द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन इन रशिया बिफोर 1905? 1905 से पहले क्या कंडीशन थी वहाँ पे? सोशल कंडीशन: the society was divided into two classes, the privileged and the non-privileged. The privileged class comprised of the prosperous and influential people who held almost all the important offices of the state and most of the land was also under their control. ये हमने चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था कि क्लासेस दो तरह की थी, जैसे प्रिविलेज थे और नॉन प्रिविलेज थे। ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन: अब देयर वॉज नॉट एम्पल कैपिटल इन द कंट्री, मोर देन हाफ ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट वॉज मेड बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स हु वर इंटरेस्टेड इन टू only in the making huge and quick profits without having any concern for the miserable condition of the workers. देखो, इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी थी कि बाहर से लोग इन्वेस्ट करते थे, अपने देश में ज़्यादा कैपिटल का उनका कुछ था नहीं, इसी वजह से जो वर्कर्स की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी वहाँ पे। The Russian capitalists too proved to be a source of exploitation of the workers, whether factories have good working condition or not. Craft units and small workshops also sometimes had 15 hours of working day. ऐसा था कि जैसे इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट बेस्ड लोग काम किया कर रहे थे। कोई भी किसी इंसान के लिए कंसर्न नहीं थे, किसी लेबर पर्सन के लिए कंसर्न नहीं था। वर्किंग आवर बहुत लंबे होते थे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 15 आवर्स पर डे हुआ करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी? द रशियन पॉलिटी वॉज बेसिकली स्टिल फ्यूडल इन नेचर. वास्ट टैक्स of land were held tax free by the clergy and the nobility, who also monopolized the high post in the army and administration. The new middle class, which was slowly emerging in Russia, began to make strident demands for some sort of representative government to be formed, where access to high post would be given not on the basis of birth. Administration was also riddled with corruption and was inefficient. Political condition ज़्यादा अच्छी नहीं थी, अगर अच्छी होती तो रेवोल्यूशन नहीं होता। फ्यूडल नेचर में थे, है ना, फ्यूडलिज्म प्रेवलेंट था वहाँ पे। और साथ में जो काफ़ी ज़्यादा जब मिडिल क्लास का एमरजेंस हो जाता है वहाँ पे, तो उन्होंने क्या डिमांड किया कि गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड हो, जहाँ पे जन्म से कार्य नहीं हो बल्कि इंसान की कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी से उसको कार्य दिया जाए। और दूसरी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा क्या था, करप्शन भी थी वहाँ पे। ठीक है। इन व्हाट वेज वाज द वर्किंग पॉपुलेशन इन रशिया डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अदर कंट्रीज इन द यूरोप बिफोर 1917? कैसे थे अलग? Most industry was the private property of industrialists. Government supervised large factories to ensure minimum wages and limited hours of work, but factory inspectors could not prevent rules being broken. In craft units and small workshops, the working day was sometimes of 15 hours compared to 10 or 12 hours in factories. Accommodation varied from rooms to dormitories. देखो, इंडस्ट्रीज जो थी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी इंडस्ट्रियलिस्ट की, लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल ऐसे था कि वहाँ पे ये बताया गया था कि कितने आवर्स होंगे काम करने के लिए, कितनी देर कोई काम कर सकता है। लेकिन जो इंस्पेक्टर्स होते थे ना, वो ज़्यादातर रूल्स को तोड़ने से रोक नहीं पाते थे वहाँ पे, और वो भी करप्शन के अधीन हो जाया करते थे। तो 15 घंटे बहुत ज़्यादा होता था, काम करना पड़ता था लोगों को, जबकि काम के ड्यूरेशन इतना बताया था कि 10 से 12 घंटे होना चाहिए। और रहने के लिए रूम्स के बजाय डॉर्मेटरीज, यानी कि बहुत बड़े बड़े हॉल्स, जहाँ पे बहुत सारे लोग क्या हैं, इकट्ठे अलग अलग बेड्स पे रहते थे। वर्कर्स वर a divided social group. Women made up 31% of the factory labor force by 1914, but they were paid less than men. Division among workers showed themselves in dress and manner too. देखो, वर्कर जो थे सोशल ग्रुप्स में डिवाइड हो रखे थे, जिसमें लगभग 31% जो थी फैक्ट्री में काम करने वाली औरतें थी 1914 तक, लेकिन उन्हें आदमी लोगों से जो है सेम काम के लिए बहुत कम पैसे दिए जाते थे। इस तरह से उनके कपड़े भी अलग हुआ करते थे, ड्रेसिंग स्टाइल भी अलग हुआ करते थे काम के बेस पे। डिस्पाइट डिविजन्स, वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क व्हेन दे disagreed with employers about dismissal or work conditions. These strikes took place frequently in the textile mills. इसके बजाय जो उनके वर्किंग डिवीजन थे, वर्कर्स के आपस में डिवीजन थे, लेकिन जब भी उन्हें कभी भी किसी अपने बॉस पे डिसएग्रीमेंट होता था, वो किसी चीज़ को नहीं मान रहे होते थे, उसके लिए मिलकर के वो क्या करते थे, स्ट्राइक करते थे। किसके अगेंस्ट? अपने मिल ओनर्स के अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड द ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी कोलैप्स इन 1917? कैसे ज़ार का जो ऑटोक्रेसी था वो खत्म हो जाता है 1917 में? द revolutionary movement in Russia had been growing when the 1905 revolution broke out. On 9th January 1905, a mass of peaceful workers with their wives and children was fired at in St. Petersburg while on its way to the Winter Palace to present a petition to the Tsar. क्या हो गया कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1905 में, जब 9 जनवरी 1905 में एक पीसफुल वर्कर जो क्या कर रहे थे, उनके बच्चे
और उनकी वाइफ जो थी उनके ऊपर गोली चली थी एसटी पीटर्सबर्ग में, जब वो विंटर पैलेस की तरफ जा रहे थे अपनी पिटीशन रखने के लिए ज़ार के पास, यानी कि जो विनती करने जा रहे थे। जो ये न्यूज़ जो लोगों को मारने की, उस बच्चे और उस औरत को मारने की फैली, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर क्या हो गया, रोष पैदा हो गया, जिस वजह से मानो कि ये शुरुआती दौर शुरू हो गया था 1917 के रेवोल्यूशन के लिए। द जार took Russia into the First World War. This proved fatal and brought about the final breakdown of the Russian autocracy. जार जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत का कारण बन जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा जो है क्या है, बहुत ख़राब साबित होता है रशियन ऑटोक्रेसी के खात्मे के लिए। और फरवरी 1917 में लगभग 6 लाख जो सोल्जर्स थे वो मारे गए थे किसमें, युद्ध में, क्योंकि रशिया भी इंक्लूड हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ज़ार की वजह से। ज़ार ने पार्टिसिपेशन अपना वहाँ पे दिया था। देयर वाज वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट थ्रू आउट द एम्पायर एज वेल एज इन द आर्मी। द कंडीशन वॉज राइप फॉर अ रेवोल्यूशन। देखो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो चुके थे, क्योंकि देखो 6 लाख लोग कम नहीं होते जिनकी मृत्यु हो जाती है इस वर्ल्ड वॉर 1 के दौर में। और जिस वजह से अब आर्मी पर्सन उसके खिलाफ थे, किसके खिलाफ, ज़ार के खिलाफ। अब on 12th March 1917, the capital city of St. Petersburg fell into the hands of the revolutionaries. Soon the revolutionaries controlled Moscow. The Tsar gave up his throne and the first provisional government was formed on 15th March 1917. अब 12 मार्च 1917 में जो कैपिटल सिटी थी सेंट पीटर्सबर्ग, वो किसके हाथ में आ जाती है, क्रांतिकारी लोगों के हाथों में आ जाती है, और उन्होंने मॉस्को के ऊपर भी कंट्रोल कर दिया। मॉस्को कैपिटल है ना रशिया की, वहाँ पे भी कंट्रोल कर दिया था। तो ज़ार ने फिर अपना जो थ्रोन था, अपना जो तख्त था, उसे छोड़ दिया और वहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट बन जाती है। कब, 15 मार्च 1917 में। अब 2 लिस्ट बनानी है हमें, वन विद द मेन इवेंट्स एंड इफेक्ट ऑफ फेब्रवरी रेवोल्यूशन। हमने फेब्रवरी रेवोल्यूशन पढ़ा था, और साथ में दूसरी हमने बनानी है अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में, और एक पैराग्राफ लिखना है इनमें इन्वॉल्व कौन था, इन रेवोल्यूशंस में कौन लोग इन्वॉल्व थे, हु वर द लीडर्स एंड व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ ईच वाज ऑन सोवियत हिस्ट्री, कौन लीडर थे और क्या असर पड़ा सोवियत हिस्ट्री पे इसका। अब पहली लिस्ट फरवरी रेवोल्यूशन और इवेंट्स और इसके इफेक्ट की है, जिसमें दिखाता है इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। देखो 1917 फरवरी में जो वर्कर क्वार्टर थे वहाँ पे खाने की बहुत कमी हो चुकी थी। पार्लियामेंटेरियन विशिंग टू प्रेजेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट अपोज टू द ज़ार्स डिजायर टू डिसॉल्व द दूमा। देखो अब क्या है, ज़ार क्या नहीं चाहते थे, ज़ार दूमा को डिज़ोल्व करना चाहते थे, लेकिन पार्लियामेंटेरियन जो लोग थे वो नहीं चाहते थे दूमा को डिज़ोल्व करना। ऑन 22 फरवरी अ लॉक आउट टुक प्लेस एट फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर नीवा। हमने ये चैप्टर में पढ़ा था कि राइट बैंक पे कौन रहते थे, ठीक है। वहाँ पे फैक्ट्री लॉकआउट शुरू हो जाता है 22 फरवरी को। ऑन 23 फरवरी 1917 वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड अ स्ट्राइक इन सिंपैथी ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स ऑफ द रिवर नीवा। तो 23 फरवरी को क्या हो जाता है कि लगभग जो 50 फैक्ट्रीज थे वहाँ पे स्ट्राइक हो जाता है, किसके लिए, जो फैक्ट्री वर्कर रिवर नीवा के ऊपर परेशानी झेल रहे थे उनका साथ देने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए। इन मेनी फैक्ट्रीज विमेन लेड द वे टू स्ट्राइक। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेंस डे। देखो बहुत सारी फैक्ट्रीज में औरतों ने भी स्ट्राइक के लिए लीड किया था, और इसी दिन को इंटरनेशनल वुमेन डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि औरतों ने भी अपना पावर दिखाया था। यहाँ पे लिस्ट ऑफ इवेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अब फरवरी में पढ़ा हमने, अब अक्टूबर में क्या हुआ था। As the conflict between the provisional government and the Bolshevik grew, Lenin feared the provisional government would set up a dictatorship. देखो बॉल्शेविक एक पार्टी थी जो वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए काम करते थे, उसके लीडर लेनिन थे। उनके मन में ये डर था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट क्या करेगी, कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप यानी एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट या एक ऐसी मनमानी गवर्नमेंट ना बना लें, ठीक है। In September 1917, Lenin started discussions for an uprising against the government. Bolshevik supporters in the armed Soviets and factories were brought together. सितंबर 1917 में लेनिन ने क्या डिस्कशन शुरू किए थे, किसके अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट। जितने भी लोग थे सोवियत में और साथ में फैक्ट्रीज के बोल्शेविक्स के जो भी सपोर्टर थे वो इकट्ठे हुए थे। ऑन 16 अक्टूबर 1917, लेनिन persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik part to agree to a socialist seizure of the power. A military revolutionary committee was appointed by the Soviet Union under लियोन ट्रॉट्स्काई टू ऑर्गेनाइज द सीजर। अब 16 अक्टूबर 1917 में लेनिन ने मना दिया था किसको, पेट्रोग्राड सोवियत को और बोल्शेविक की क्या बात मानने के लिए कि अब सोशलिस्ट सीजर पावर को किसके अंडर होना चाहिए, सोशलिस्ट लोगों के, सोशलिस्ट थॉट रखने वाले लोगों के अंडर होना चाहिए। तो कमिटी अपॉइंट कर दी गई सोवियत के द्वारा, किसके अंडर, लियोन ट्रॉट्स्काई के अंडर, ताकि जो है वो अपने कब्जे में कर सके पूरी पावर को। द डेट ऑफ इवेंट वॉज केप्ट अ सीक्रेट। अब ये नहीं बताया गया था किसी को कि भाई डेट कब होगी, कब हम इवेंट शुरू करेंगे, ये सीक्रेट रखा गया था। द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर, सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्काई
had left the city to summon troops which later seized गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। तो अब प्राइम मिनिस्टर को शक हो जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, इसीलिए उन्हें सिटी को छोड़ दिया और वो अपने ट्रुप्स को इकट्ठा करने में जुट गए ताकि वो गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह को और मिनिस्टर जो भी थे उनको अपने अंडर कर सकें और मिनिस्टर्स को अरेस्ट करवा सकें गवर्नमेंट ऑफिसेज को अंडर करने के बाद। इन द ईयर्स दैट फॉलोड द बोल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत विच बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। आने वाले समय में जो बोल्शेविक जो है एक अकेली पार्टी बच जाती है जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, जो ऑल रशियन कांग्रेस जो ऑफ सोवियत था वो पार्लियामेंट कंट्री का बन जाता है। इन दिस वी कैन से दैट रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट। तो फिर बोल्शेविक के साथ क्या हो जाता है कि एक ही पार्टी का स्टेट बन जाता है रशिया, क्योंकि बाकी किसी पे ट्रस्ट नहीं था। बोल्शेविक्स ने काफ़ी ज़्यादा क्या किया, लोगों का सपोर्ट किया था, मदद करने की कोशिश की थी। व्हाट वाज द मेन चेंज ब्रॉट अबाउट बाय द बोल्शेविक इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन के बाद क्या चेंज किया था बोल्शेविक ने तुरंत? The main change brought about by the Bolshevik immediately after the October Revolution were the Congress of Soviet on 8th November 1917 issued a proclamation to all the peoples and belligerent states to open negotiation for a just peace without annexation and indemnities. Russia withdrew from the war, though from peace and signed with Germany. Later, after ceding the territories that Germany demanded as the price for peace. ऐसा था कि अब उन्होंने कोशिश की कि वॉर से हम तुरंत छुटकारा पाएँ, क्योंकि उनके काफ़ी ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके थे, बहुत सारा नुकसान हो रहा था, जिस वजह से उन्होंने वॉर को छोड़ दिया और फिर जर्मनी को उसकी जो एरियाज चाहिए थे वो दे दिए और उसके साथ जो है शांति समझौता कर लिया। फॉलोइंग द डिक्री ऑन लैंड द स्टेट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, द चर्च एंड द जार वर कन्फिस्केटेड एंड ट्रांसफर्ड टू पीजेंट सोसाइटीज टू बी अलॉटेड टू पीजेंट फैमिलीज टू बी कल्टिवेटेड विदाउट हायर्ड लेबर। तो अब क्या हुआ कि ज़मीनें जो थी चर्च के पास जितनी भी थी, लैंडलॉर्ड्स के पास जितनी भी थी, वो सारी छीन ली गई थी और लेबरर्स जो थी उनको दे दिया उन्हें कल्टिवेट करने के लिए। अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल वॉज इशूड कन्फरिंग द राइट ऑफ द सेल्फ डिटर्मिनेशन अपॉन ऑल नेशनलिटीज़। ठीक है, तो जो डिक्लेरेशन राइट का था वो सबके लिए जो है इशू कर दिया गया था। अ न्यू गवर्नमेंट कॉल्ड द काउंसिल ऑफ पीपल्स कमिश्नर्स हेडेड बाय लेनिन वॉज फॉर्म्ड। अब नई गवर्नमेंट बनी जिसमें पीपल्स कमिश्नर बनता है कि काउंसिल पीपल्स कमिश्नर का एक काउंसिल बनता है जिसके हेड कौन बनते हैं, लेनिन बन जाते हैं। राइट अ फ्यू लाइन्स टू शो व्हाट यू नो अबाउट कुलाक्स। कुलाक्स कौन होते थे? डूमास विमेन वर्कर बिटवीन 1900 एंड 1930। क्या किया हमने? द लिबरल्स। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने लिखना है। कुलाक्स कौन थे? इट वॉज अ नेम फॉर वेल टू डू फार्मर्स ऑफ रशिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टालिन to develop modern farms run them along industrial lines with machinery. It was considered necessary to eliminate kulaks. देखो कुलाक्स कौन थे? बड़े बड़े जो रशिया में बहुत बड़े बड़े किसान हुआ करते थे स्टालिन के टाइम पे, और उन्हें बहुत बड़े बड़े मॉडर्न फार्म्स बनाए थे और उन्हें इंडस्ट्री लाइन के अलॉन्ग मशीनरी के साथ वो लोग ऑपरेट करते थे, काम करते थे और कुलाक्स को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती थी। दूमा, इट वॉज एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट विच क्रिएटेड। दूमा बेसिकली इसको कहते हैं पार्लियामेंट जो रशिया की थी उसका नाम था, जिसे अलाउ किसने किया था? जार ने ही किया था 1905 में रशियन रेवोल्यूशन के दौरान। ठीक है, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन वुमेन बिगैन टू वर्क इन फैक्ट्रीज। ठीक है, तो ऑन 22 फरवरी 1917 मेनी वुमेन बिकेम द लीडर्स इन ऑर्गेनाइजिंग स्ट्राइक्स इन फैक्ट्रीज। देखो 1917 में बहुत सारी औरतों ने स्ट्राइक्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था। दिस डे केम टू बी कॉल्ड एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इसी दिन को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल वुमेन डे के नाम से जानते हैं। दिस डे दे इंजॉय ट्रेड यूनियन एंड पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। दे हेल्प द मेल वर्कर्स इन बोथ रेवोल्यूशन एंड फरवरी एंड द अक्टूबर रेवोल्यूशन। उन्होंने क्या किया कि दोनों औरतों ने पॉलिटिकल और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई, साथ में दोनों ही रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, फरवरी और अक्टूबर रेवोल्यूशन। ठीक है, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन यूएसएसआर द वुमेन वर्कर्स वर गिवन इक्वल पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। जैसे ही नया कॉन्स्टिट्यूशन यूएसएसआर में आया तब क्या होता है, उन्हें बराबर के पॉलिटिकल, सोशल और कितने इकोनॉमिक राइट्स मिले थे, सब राइट्स उन्हें दे दिए गए तब। द लिबरल्स वो कौन थे? दे वांटेड टू चेंज सोसाइटी एंड वांटेड अ नेशन व्हिच वाज सेक्युलर इन नेचर। दे आल्सो वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वो चेंज चाहते थे सोसाइटी को करना और साथ में एक सेक्युलर नेशन जहाँ पे नेशन ऐसे देश में जितने भी अलग अलग तरह के लोग रहते थे, अलग अलग धर्मों से जुड़े लोग रहते थे, उन सबको एक जैसे राइट मिले, ऐसा देश चाहते थे वो। उन्होंने ये भी चाहा कि जो इंडिविजुअल के राइट हैं उन्हें भी उनकी भी सुरक्षा की जाए। दे बिलीव्ड इन एन इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बट डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। देखो उन्होंने लिबरल ये तो चाहते, विश्वास तो रखते थे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए जहाँ पे
इलेक्शन के थ्रू लोग बने, लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में विश्वास नहीं करते थे। हमें पता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होता क्या है। दे बिलीव्ड ओनली मेन ऑफ प्रॉपर्टी शुड बी गिवन द राइट टू वोट। उन्हें विश्वास था कि ऐसे ही लोगों को क्या राइट मिलना चाहिए वोट का, जिनके पास क्या है, प्रॉपर्टी है, जो लोगों के पास पैसा है। वेमेन अकॉर्डिंग टू देम शुड नॉट बी गिवन द राइट टू वोट। लिबरल्स औरतों को राइट टू वोट नहीं देना चाहते थे। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन आंसर का सेशन खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।